हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पॉपुलरली चिकन नेक भी कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से कल पुनः चर्चा में आ गया जब नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुए, हिंसक आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके की सेंसिटिविटी अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हर तरफ से बहुत सेंसिटिव है और चाइना के रोल को तो आप जानते ही हैं। महत्वपूर्ण रूप से नेपाल में आई जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो कूटनीतिक चालें हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ समय पहले बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे, यूनुस साहब, वो गए थे चाइना और उन्होंने एक कमेंट किया था 7 सिस्टर्स के बारे में, इन 7 राज्यों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता ही बनता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में पाकिस्तान की क्लोजनेस जो बांग्लादेश से बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब को मिलकर अगर हम देखें तो नेपाल की अस्थिरता, बांग्लादेश की स्थितियां, चाइना की चालें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ आना, ये सब मिलकर के भारत के इस बहुत छोटे से पोर्शन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। ऐसे में हमें ये जानना होगा कि ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी रणनीतिक और भू राजनीतिक स्थिति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ भारत की इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा तैयारियां क्या हैं, भारत ने किन किन कदमों के द्वारा इसकी सुरक्षा को मजबूत किया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे जिस पर कल की इस घटना के बाद से पुनः खतरा बढ़ गया है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर बताता हूं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहां पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी करंट अपडेट्स हैं या तैयारी में अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना होगा चिकन नेक है क्या। देखिए, चिकन नेक जो है वो भारत के इन 7 सिस्टर्स को मेनलैंड से, यानी कि भारत से जोड़ने वाला एक छोटा सा गलियारा है। ठीक है, अगर इस गलियारे को काट दिया जाए तो भारत का उत्तर पूर्व से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये करीब करीब 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है। ये करीब करीब 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जिसके उत्तर में अगर आप देखें तो नेपाल है, उत्तर में जिसके नेपाल है, पूर्व में भूटान है, साउथ में अगर आप देखें तो बांग्लादेश है और वेस्ट में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। यह क्षेत्र चीन की चुम्बा घाटी, डोकलाम जैसे विवादित क्षेत्र के आसपास भी लोकेटेड है। और 1962 के युद्ध में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद सुरक्षा रणनीति के तहत इसको बहुत प्राथमिकता दी गई। यह वास्तव में करीब 45 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो यह उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए मुख्य व्यापारिक मार्ग भी है, मेनलैंड यानी कि मुख्य भारत की भूमि के साथ। सैन्य दृष्टि से अगर हम देखें तो यह युद्ध या संकट की स्थिति में सबसे पहले निशाना बनाए जाने की संभावना भी रखता है। तो ये इसकी स्थिति है, ये इसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है और ये इसका आर्थिक महत्व भी है। अब अगर हम देखें तो कौन सी वो घटनाएं हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर को, इस चिकन स्नेक को न्यूज में ला दिया है, फिर से खतरे को दिखाया है। तो अगर हम नेपाल की बात करें, शुरुआत हम नेपाल से करेंगे। नेपाल में आपने जैसा देखा कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है, वहां पर गठबंधन की राजनीति भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है और अस्थिर नेपाल निश्चित तौर पर भारत में घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुगम मार्ग हो जाएगा। और वहां पर किस प्रकार की आगे सरकारें बनेंगी और उनका क्या उद्देश्य होगा, वो इस कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी आपने देखा कमोबेश इसी प्रकार का सत्ता परिवर्तन हुआ। यूथ आए, पार्लियामेंट में घुस गए और उन्होंने
पार्लियामेंट में एक तरीके से सरकार को बेदखल कर दिया। अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो एक छोटा सा मूवमेंट माना जा रहा था वो इतना बड़ा हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। जब से वहां पर यूनुस साहब की सरकार आई है तब से वहां पर अगर आप देखेंगे तो कट्टरपंथियों की विचारधारा काम कर रही है। ये प्रो चाइना भी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने सेवन सिस्टर्स को लेकर के एक कठोर स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर सेवन सिस्टर्स की लोकेशन देखी जाए तो ये लैंडलॉक्ड है, हम इनके समुद्री मार्ग को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत बड़ी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ चाइना का झुकाव, नेपाल की ओली सरकार का भी चाइना के साथ झुकाव था और चाइना की जो रणनीतिक सक्रियता है वो बहुत मायने रखती है। अगर हम वहां पर देखें तो लाल मोनिरहाट हवाई अड्डा है जिसके पुनर्निर्माण में चीन मदद कर रहा है और यह हवाई अड्डा सिलीगुड़ी से मात्र 135 किलोमीटर दूर है। तो चाइना की बहुत सक्रियता है इस क्षेत्र में। और अगर हम देखें तो रिसेंट डेज में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री गए थे बांग्लादेश और वहां पर इन दोनों के बीच में बहुत सारे गठबंधन की बातें हुई, सहयोग की बातें हुई। इसमें चीन की भागीदारी भी बहुत सक्रिय रूप से देखी जा रही है। और यदि यह गठबंधन पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का बनता है तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन भारत विरोधी गठबंधन होगा। भारत के लिए एक सुरक्षा खतरे के तौर पर बहुत बड़ा काम करेगा ये। और भारत के लिए ये जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है, ये जो कॉरिडोर का क्षेत्र है, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। अगर ये मार्ग बाधित हो जाता है किसी भी कारण से तो बहुत बड़ी समस्या क्या आएगी? बहुत बड़ी समस्या आएगी कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, सेना की आपूर्ति प्रभावित होगी, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी, सीमा पर तनाव बढ़ेगा और वैश्विक शक्तियां जो भारत विरोधी हैं वो भारत की इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार की क्या रणनीति है और भारत सरकार ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त कर रखे हैं। तो आप समझते हैं इस बात को। अगर हम बात करें सैन्य तैयारी की बात करें तो भारत सरकार ने इस क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं, राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है, राफेल तैनात है इसमें। इस क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ किसी भी तरीके की हवाई हमला करना है तो राफेल आपके पास है ही है। मिसाइलें तैनात की गई हैं, ड्रोन तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ 33 कोर और अन्य सैन्य बल भी इसी जोन में तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि उच्च सतर्कता बरत रही है सेना इस क्षेत्र के लिए। असम राइफल्स, BSF और अन्य सभी समन्वित कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रखे जा रहे हैं। ये भारत की तैयारी है। इसके साथ साथ भारत ने अभी बहुत रिसेंटली तीस्ता प्रहार का सैन्य अभ्यास भी किया। यहाँ पर तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास यहां पर कंडक्ट कराया, जो सिलीगुड़ी क्षेत्र में सेना के द्वारा आयोजित एक विशेष अभ्यास था जो आतंकवाद, घुसपैठ और आपात स्थितियों से निपटने की योजना का परीक्षण कर रहा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इस जोन में 17 सुरक्षा मॉक ड्रिल भी करी हैं। 17 सुरक्षा मॉक ड्रिल भी करी हैं जिनमें 17 क्षेत्र जो है सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र ही लिए गए हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने निगरानी के लिए भी अवैध ड्रोन उड़ानों पर रोक लगा दी है, सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए सतर्कता बरती हुई है। यहाँ तक कि उस एरिया में सैन्य पोशाक तक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी अन्य व्यक्ति सैन्य पोशाक नहीं पहन सकता है। सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई है, जहां पर नेपाल और बांग्लादेश से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर खुफिया तंत्र को जो है सक्रिय किया गया है, जिससे घुसपैठ, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। इन सब के साथ साथ भारत सरकार ने कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज करी हैं और भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस गलियारे पर हमला हुआ तो यह उसकी रणनीतिक सुविधाओं पर जवाबी कार्यवाही करेगा भारत, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था। इसके साथ साथ चीन की बढ़ती उपस्थिति से भी भारत सतर्क हो रहा है और साझेदार देशों के लिए इसके साथ इस क्षेत्र में रक्षा सहयोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की चालों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ये कर रही है कि सीमा की निगरानी को और बढ़ाया जाए, सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, निगरानी तेजी से की जाए। तो ये भारत सरकार की रणनीति है इस क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह क्षेत्र भारत के लिए केवल एक छोटा भूमि का टुकड़ा नहीं है, पूरी तरीके से लाइफलाइन है नॉर्थ ईस्ट की। इस पर किसी भी प्रकार का खतरा भारत की इस पूरी लाइफलाइन के लिए खतरा होगा। अब आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी बता देते हैं। भारत स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी कोर्स में, चाहे वो आप UPSC का कोर्स ले रहे हो
ऑप्शनल का कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो या जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी तैयारी करने के लिए आपको जो फीस अभी तक है चल रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको ऑफ़र किया जा रहा है, वह डिस्काउंट ऑफ़र मैक्सिमम 12 सितंबर तक दिया जाएगा। 12 सितंबर में रात 11 बजे के बाद ये डिस्काउंट जो आपको मिल रहे हैं, कोई डिस्काउंट ऑफ़र नहीं होंगे। अभी अगर आप इसको परचेज़ करते हैं 12 सितंबर से पहले, तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर डिस्काउंट मिलेंगे, कोई भी कोर्स हो। और सारे कोर्सेज़ के लिए आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना है, ये फैकल्टी कोड है PK लाइव। आप जो भी कोर्स खरीदिए उसमें इस कोड का इस्तेमाल करिए। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ का कोई भी कोर्स, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, जुडिशरी का हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो, सब पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वैसे भी ऑफ़र होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि जितने भी कोर्सेज़ हैं वो 12 सितंबर से पहले आपको लेने ही हैं। चाहे वो आप 2026 की तैयारी के लिए लेना चाहें, 27 की तैयारी के लिए लेना चाहें या 28 की तैयारी के लिए लेना चाहें। आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कीजिए, ऐप पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पर आप अच्छे से स्टडी करिए। कोई डाउट होता है तो फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको अपना दिया है, आप वहाँ पर मुझसे भी सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाइए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आपके कोर्सेज में 5,000 से 12,000 रुपए तक की वृद्धि हो जाए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।